टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 12 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तगड़े तरीके से तैयार होंगे। आप सभी को यहां देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा और इस क्लास के समय में हमने हल्का सा परिवर्तन किया है। इसके पीछे का कारण ये था कि ये क्लास चल नहीं पा रही थी कई दिनों से, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास ये ऑलरेडी थी। तो इस स्पेशल क्लास को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए हम इसको बहुत बेहतरीन ढंग से आप जो है कंटिन्यू कराने वाले हैं और रेगुलरली ये क्लास आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। क्लास के अंदर मैं देख पा रहा हूँ पुष्पलता, ठीक है, हाँ पुष्पलता, रितु, दीपक, आकाश, आकांक्षा, अक्षिता, हीना और ये क्या है दीपशिखा, अच्छा शुभम, आकाश, बहुत सारे बच्चे और भी क्लास के अंदर आ चुके हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी के आ जाने से क्लास का लेवल कुछ अलग ही बन जाता है और इस क्लास के लेवल को अलग बनाते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के साथ इस क्लास को कर रहे हैं स्टार्ट और रेगुलरली ये क्लास आपको इसी टाइम पर देखने को मिलने वाली है जब तक जो टाइम शेड्यूल है वो मैनेज अप नहीं हो जाता है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और उस क्लास में हम इसको कैसे लिंकअप करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो भारतीय इतिहास बेसिकली ये क्लास है, भारतीय इतिहास, और इसके अंतर्गत अगर हम समझें तो कैसे चीजें देखने को मिलती हैं। ये ओवरऑल सिलेबस है जो हमें यहाँ पर पढ़ने आए हैं। रीजन पता है क्या था कि मैंने कहा था कि हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री के अंतर्गत जो चीज हम पढ़ने वाले थे वो था बेसिकली मिडावल हिस्ट्री। मैंने कहा था पहले मिडावल पढ़ेंगे, देन मॉडर्न पढ़ेंगे, देन हम एंशिएंट की तरफ आएंगे, ठीक है। चलो, दिवाकर कह रहे ज्योग्राफी की क्लास नहीं हो रही है। मैं बोलता हूँ यार, ज्योग्राफी की क्लास के लिए बोल देता हूँ, ज्योग्राफी की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मैं बोल देता हूँ। कोई भी अगर और इशू होता है तो आप मुझे बता सकते हो, आपके इशू पर कार्यवाही जो है करा दी जाएगी, टेंशन मत लो। अभी हम लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है मैं आपको ये बता रहा था कि भारत के ऊपर किस प्रकार से जो है आक्रमण जो है होता है, किसका, अरब मुस्लिम आक्रमण भारत पर किस प्रकार से होता है, उस चीज के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि हाँ भाई कैसा वो अटैक था, क्यों वो अटैक था, उसके बारे में बातें चल रही थी। तुम 712 के रावण युद्ध को बता रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर इसी के बारे में बताना जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए बैटल ऑफ रावर, ठीक है, 712, बैटल ऑफ रावर 712। तो हेडिंग है 712 बैटल ऑफ रावर। 712 एडी में क्या होता है भाई, बैटल ऑफ रावर, बैटल ऑफ रावर या बैटल ऑफ अरोर भी बोलते हैं इसको, अरोर, या इसी को बोलते हैं रावर का युद्ध, रावर युद्ध, ठीक है। ये दोनों ही नाम इसको दिए जाते हैं। तो दिवाकर भाई बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि बैटल ऑफ अरोर जो बेसिकली हुआ है वो किस किस के मध्य हुआ है। एक तरफ तो राजा दाहिर आपको देखने को मिलते हैं, राजा दाहिर, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, बिन कासिम। अब यहां पे एक चीज आपसे पूछी जा सकती है कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो किसका सेनापति था, कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो किसका सेनापति था, क्योंकि वो डायरेक्टली राजा तो नहीं था कि हाँ जी, तो किसका सेनापति यहां पर ये था, ठीक है। फटाफट बताइए, मोहम्मद बिन कासिम, दैट इज मोहम्मद बिन कासिम, बिन कासिम। और ये अगेंस्ट में बैटल किससे लड़ रहा है, अगेंस्ट दाहिर, अगेंस्ट दाहिर के बैटल ये लड़ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दाहिर के बारे में तो आपको पता है कि ये ब्राह्मण वंश के राजा थे, द किंग फ्रॉम ब्राह्मण डायनेस्टी। ये किंग है कहां के, ब्राह्मण डायनेस्टी के,
ब्राह्मण डायनेस्टी। ब्राह्मण डायनेस्टी के किंग आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, ब्राह्मण वंश के राजा हैं ये, ठीक है, कौन से वंश, ब्राह्मण वंश के राजा हैं, ब्राह्मण वंश के राजा हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन कासिम जो है ये सेनापति हैं, किसके, अल हजाज के सेनापति। कौन है जी ये, अल हजाज के सेनापति हैं, वो चीज आप लिख लीजिए, अल हजाज के सेनापति, अल हजाज के कमांडर हैं ये। अब अल हजाज कौन है, पर्शिया का राजा है, अल हजाज के सेनापति हैं ये, के सेनापति ये बेसिकली हैं, तो अल हजाज के सेनापति हैं, तो कमांडर ऑफ अल हजाज, कमांडर ऑफ अल हजाज, ये कमांडर ऑफ अल हजाज है जी। कौन है, कमांडर ऑफ अल हजाज है, ठीक है, याद रखना। अब यहां पे अल हजाज कौन है, जैसा मैंने बताया कि जी अल हजाज जो है ना, जो अल हजाज है ये पर्शिया का राजा है, किंग ऑफ पर्शिया, किंग ऑफ पर्शिया यानी कि फारस का राजा है। हालांकि ये अरबी है, क्योंकि वहां से आने वाले आक्रांता को हम कैसे जान रहे थे कि ये अरबी मुस्लिम है, ठीक है, तो मैंने बताया कि फारस का राजा है जी, फारस राजा, फारस का राजा है ये, ठीक है सर। तो यहां पर अब एक बहुत क्लासी सा पॉइंट आप बनाएंगे और उसको समझेंगे कि बेसिकली यहां बैटल ऑफ अरोर आप देखते हैं, क्या देखते हैं आप, बैटल ऑफ अरोर यहां देखते हैं। और बैटल ऑफ अरोर में होता क्या है कि बैटल ऑफ अरोर में यहां पर जो मोहम्मद बिन कासिम है वो बहुत तगड़े तरीके से जीतता है। इसके पीछे का ना लॉजिक है, दाहिर इस बैटल को लड़ रहा था हाथी पे बैठ के, तो यहां पर ना जो कासिम है इसने पहले ही दिमाग लगा लिया, स्ट्रेटेजी लगा ली कि अगर मैं इस हाथी को गिरा दूंगा तो दाहिर गिर जाएगा, जैसे ही दाहिर गिरेगा दाहिर की सेना भाग जाएगी और मैं दाहिर को मार दूंगा। तो कासिम वॉज ऑलरेडी रेडी विद हिज स्ट्रेटेजी, कासिम था अपनी स्ट्रेटेजी के साथ पूरी तरीके से रेडी। तो भाई कासिम ने क्या काम करा, कासिम ने सीधे तौर पर जो अटैक करा ना वो दाहिर के हाथी पर अटैक किया, और इस वजह से वो बहुत आसानी से यहां पर ओवरथ्रू कर जाता है किसको, मोहम्मद बिन कासिम को, ठीक है, क्लासी तरीके से, सॉरी बहुत आसानी से ओवरथ्रू कर जाता है किसको, दाहिर को, ठीक है, बहुत आसानी से। तो यहां पे विक्ट्री किसकी होती है, मोहम्मद बिन कासिम वॉन द बैटल, ही वॉन द बैटल, वॉन द बैटल। और जैसे ही ये युद्ध जीतता है कहा जाता है यह, जैसे इसने युद्ध जीता तो एक बात इसके बारे में कही जाती है कि भारत पर यह पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था, ठीक है, यह युद्ध जीत जाता है, युद्ध इसने जीता, युद्ध इसने जीता, और कहा जाता है कि यह भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था, यह भारत पर पहला सफल मुस्लिम, पहला सफल मुस्लिम आक्रांता है, आक्रांता है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। चलो अब जैसे पवन पूछ रहे हैं सर क्या क्लास का टाइम चेंज हो गया, आपको कल नोटिफिकेशन नहीं गया था, मैंने बोला था यार कि नोटिफिकेशन भेजना, नहीं गया था। वही बच्चों का जो आज काउंट है वो इसी वजह से कम है, मतलब मैं वही कह रहा था कि लाइव ऐसा तो होता नहीं कि लाइव बच्चे वही 800-900 से नीचे नहीं रहते, आज थोड़े से कम है, मैं यही पूछ रहा था कि मैं क्या क्या इशू क्या, आपको कल मैसेज नहीं गया कि भाई लाइव आपकी कल 8:30 से है, देखते हैं हम, चलो। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन इंडिया, फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक इन इंडिया, मुस्लिम अटैक इन इंडिया, मुस्लिम अटैक इन इंडिया, इन इंडिया। अब इसके आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, ठीक है, चलो। अच्छा इस बैटल में जयसिंह भी था, और जयसिंह कौन था, बेसिकली जयसिंह था दाहिर का बेटा, तो वो इस युद्ध में से भाग गया था, पर लेटर ऑन 714 में उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो यहां दाहिर का बेटा भी है जयसिंह, ठीक है, उसके बारे में हम अगले पेज पर डिस्कशन करेंगे, फटाफट बताओ। ठीक है चलिए, तो बैटल ऑफ अरोर को ही फर्स्ट मुस्लिम अटैक कह सकते हैं, हाँ भाई बैटल ऑफ अरोर ही तो चल रहा है, क्या यार घोंचो जैसी बात करता है। दिब्बू। ठीक है, हाँ बाबू इसको बैटल ऑफ अरोर को ही कह, मैं फर्स्ट मुस्लिम अटैक, क्या यार
नरेंद्र चौहान पूछ रहे हैं कि सर घनी दिक्कत हो रही थी क्या, क्लास कंटिन्यू नहीं हो रही थी। ज्योग्राफी की क्लास नहीं हो रही है, अच्छा आपका एग्जाम, ठीक है मैं बोलता हूँ नरेंद्र, टेंशन मतलब ज्योग्राफी की क्लास आपकी होगी, ठीक है निश्चिंत रहिए। ये वो बैच बनेगा जो बैच सेंचुरीज तक याद करा जाएगा, ठीक है टेंशन मत लो आप। हाँ, अब मेरे घर पे इशू था इस वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। हम्म, नहीं छोटा मतलब छोटा तो नहीं कह सकते, काफी बड़ा इशू था, बट हाँ अभी पापा वगैरह जो देख रहे हैं। अभी बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर हुई आपको, यहाँ तक बताओ चीजें क्लियर हुई, मैं आगे बढ़ूं और आगे देखूं फिर मैं। हम्म, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, फिर हम आगे देखते हैं तगड़े तरीके से। अब आप देखना इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कहानियां थमी नहीं, इसके बाद आपको और कुछ भी देखने को मिलता है। इसके पश्चात आपको क्या देखने को मिला, ठीक है यहीं पर नोट आपने कर लिया होगा, मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूं कि यू हैव नोटेड ऑल दिस। इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद कासिम के अन्य आक्रमण, या फिर इसके पश्चात, इसके पश्चात, या फिर यहां पे लिख लेना, या दाहिर की हत्या हो जाती है, ठीक है इस बैटल में ये तो जीत जाता है, दाहिर की हत्या कर दी गई, किल्ड, इसकी हत्या कर दी गई, इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है चलो। अब दाहिर के अन्य अभियान हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है दाहिर इस सॉरी मोहम्मद बिन कासिम के, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के, मोहम्मद बिन कासिम के, बिन कासिम के अन्य अभियान, अन्य अभियान, अदर एक्सपीडिशन, अदर एक्सपीडिशन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, अदर एक्सपीडिशन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है उसके जो अदर एक्सपीडिशंस हैं हम उनकी बात करने वाले हैं। तो भाई अदर एक्सपीडिशंस में आप बहुत क्लियरली एक बात को समझेंगे कि हाँ जी अदर एक्सपीडिशंस क्या है। अदर एक्सपीडिशंस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे कि भाई बहुत क्लासी तरीके से हम बता रहे होंगे यहां पर कि अदर एक्सपीडिशन कैसे चल रहे हैं। कि 713 में कासिम क्या करता है, बहुत तगड़े तरीके से अटैक कर देता है, कहां पर, मुल्तान पर। रीजन क्या था कि अभी उसने डेबल पर अटैक कर दिया था, इस वाली चीज को उसने कॉन्कर कर लिया, ठीक है ब्रह्मणाबाद को भी उसने कॉन्कर कर लिया, उसके बाद ही वो रावर पे था, उसने इसको भी कॉन्कर कर लिया, और इसके बाद वो यहां से सेटल आउट होके जा रहा है मुल्तान। अब वो मुल्तान पे करता है अटैक, यहां मुल्तान है, तो मुल्तान पे बेसिकली उसने अटैक किया। और ये अटैक कब किया, 713 में, 713 एडी में मुल्तान पर आक्रमण किया, मुल्तान पर आक्रमण, मुल्तान पर आक्रमण, मुल्तान पर आक्रमण, मुल्तान पर इसने आक्रमण किया बहुत तगड़े तरीके से, मुल्तान पर आक्रमण किया, दैट इज नोन एज इन्वेड ऑन मुल्तान, दैट इज नोन एज इन्वेड ऑन मुल्तान, ठीक है ये मुल्तान का इन्वेड है, इन्वेड ऑन मुल्तान, ऑन मुल्तान। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग और बड़ी बात यह है कि जब ये मुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है, जैसे ही है मुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है, उसमें बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं कि मुल्तान में से सबसे ज्यादा सोना लूटता है, और इसी वजह से जो मुल्तान है उसको सिटी ऑफ गोल्ड का नाम दिया गया। क्या मैंने बताया कि हाँ जो कासिम है वो मुल्तान में से सबसे ज्यादा सोना लूटता है, इसी वजह से इसको एक नाम दिया जाता है, क्या, सिटी ऑफ गोल्ड। यहीं पर इस चीज को आप समझेंगे, मुल्तान में से सर्वाधिक सोने की लूट की गई, सर्वाधिक सोने की लूट की गई, की लूट हुई, सर्वाधिक सोने की लूट हुई, और इसी कारण से, इसी कारण से, इसी कारण से जितनी भी लूट हुई है, इसी कारण से मुल्तान को एक नाम दिया जाता है सिटी ऑफ गोल्ड, इसी कारण से मुल्तान को एक नाम दिया जाता है, मुल्तान को क्या, सिटी ऑफ गोल्ड, मुल्तान को एक नाम दिया गया सिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है याद रखना, सोने का शहर।
सोने का शहर। दैट नेम वॉज गिवन टू मुल्तान, दैट नेम वॉज गिवन टू मुल्तान। मुल्तान को ये जो नाम है वो दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। इसके पश्चात क्या इसका अभियान यहां रुक जाएंगे? नहीं, इसके अभियान यहां नहीं रुकेंगे। अच्छा, अब दाहिर की भी थोड़ी पर्सनल हम बात करना चाहेंगे कि भाई दाहिर भी पर्सनल बात क्या होती है, या फिर यहां पर मोहम्मद बिन कासिम का आगे फ्यूचर क्या रहता है, उस चीज को भी हमें यहां पर समझना होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि दाहिर के साथ क्या हुआ था, ठीक है। दाहिर की तो हत्या हो जाती है, दाहिर के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर। सर देखो, 712 में, 712 एडी में, 712 एडी में दाहिर की मृत्यु हो गई थी। दाहिर की मृत्यु यहां पर हो गई थी, लेकिन यहां दाहिर की मृत्यु के पश्चात इसको बोलते हैं डेथ ऑफ दाहिर, डेथ ऑफ दाहिर। तो ऐसा तो है नहीं कि दाहिर की अगर मृत्यु हो जाएगी तो इसके बच्चे वगैरह जो हैं वो साथ के साथ ही मर जाएंगे, नहीं। जब तक उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक वो जीवित ही रहेंगे। तो बहुत बढ़िया। तो दाहिर की डेथ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखी जाती है वो इनकी वाइफ के बारे में याद रखी जाती है और इनकी डॉटर्स के बारे में याद रखी जाती है। तो इनकी वाइफ्स या इनकी पत्नियां, दो पत्नियां हैं इनकी, पत्नियां, इनकी पत्नियां हैं दो। और अगर मैं बात करूं इनकी बेटियां यानी पुत्रियां, वो भी इनकी दो हैं, पुत्री या पुत्रियां या डॉटर्स, ये भी इनकी दो हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में ही थोड़ा सा हम चर्चा जो है करते हैं। तो अगर मैं इनकी वाइफ की बात करूं तो वो एक है रानी देवी और एक है लाडो देवी, रानी देवी और एक है लाडो देवी, लाडो देवी। आपसे पूछा जाता है कि जैसे ही इनकी डेथ होती है तो तुरंत किसने अपना जौहर कर दिया था? लाडो देवी ने। लाडो देवी जो नाम है वो फेमस क्यों है? क्योंकि लाडो देवी ने क्या काम किया था, इन्होंने अपना जौहर कर लिया था, इन्होंने अपना जौहर कर लिया था, जौहर, जौहर किया था, जौहर किया। और इन्होंने जौहर किया कब था भाई? सर इन्होंने जो जौहर किया था, जौहर, आपको ऐसा कलर दिखना पड़ेगा जो दिखे, जौहर जो इन्होंने किया था वो किया था रावर में, रावर में। कब किया था? 712 में। जौहर का मतलब होता है कि पति की मृत्यु के पश्चात अपने आप को अग्नि में झोंक देना, दैट इज कॉल्ड एज जौहर। पति की डेथ हो गई तो अपने आप को अग्नि में झोंक दिया, इस चीज को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई? इस चीज को बोलते हैं जौहर, ठीक है भाई। नरेंद्र, दिवाकर, दांगे, पवन, ठीक है, प्रतिमा, पुष्पलता, आकांक्षा, रीता, दीपक, ठीक है, राहुल। तो ये चीजें भाई इस प्रकार से कही जाती हैं। बात आई से समझ में आपको? बहुत बढ़िया। लेटर ऑन रानी देवी का क्या हुआ? इन्होंने भी बाद में अपनी जो है मतलब हत्या करा ली थी, मतलब कुल मिला के इन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। बाद में इन्होंने आत्महत्या कर ली, बाद में आत्महत्या, बाद में इन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। तो थोड़ा इनके बारे में भी याद रखना। लेटर ऑन शी कमिटेड सुइसाइड। अब इनकी पुत्रियों के बारे में थोड़ा याद रखा जाता है कि इनकी पुत्रियां आपको दो देखने को मिलती हैं। एक पुत्री का नाम आपको देखने को मिलता है, क्या भला? सोमवती या सूर्यवती लिखता है, एक पारमल देवी, सूर्यवती और पारमल देवी, सूर्यवती और पारमल देवी, पारमल देवी। तो ये इंपॉर्टेंट नाम आपको देखने को मिलते हैं, तो आप लिख लेना सूर्यवती, सूर्यवती या पारमल देवी, पारमल देवी, ठीक है। तो इनके बारे में इतनी बातें तो मिनिमम आपको जो है याद रखनी चाहिए। कोई आपको किसी प्रकार की कोई इशू जो है इसमें नहीं आनी चाहिए। कोई इशू आता है तो फटाफट से बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगर कोई इशू है तो, ठीक है। चलो, इनके जो पुत्र हैं उनका नाम क्या था? जयसिंह इनके पुत्र का नाम था। जयसिंह के बारे में भी लिख लीजिए। दाहिर के पुत्र की भी बात ही कर ही लेते हैं, जब सबकी बात कर ही रहे हैं। तो इनका पुत्र, इनका पुत्र, इनका जो सन है दैट वाज जयसिंह, जयसिंह। अब जयसिंह की भी हत्या की गई थी, लेकिन जयसिंह की हत्या करने में 1 वर्ष का समय लिया गया। इसकी हत्या बाद में की गई थी। इसको भी किसके द्वारा हत्या कर दी जाती है? कासिम द्वारा हत्या। इनकी भी कासिम के द्वारा हत्या कर दी गई, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हत्या, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हत्या।
कासिम द्वारा हत्या, कासिम द्वारा, तो इनकी भी क्या हत्या, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको यहां देखने को मिली हैं। ठीक है, तो फटाफट बताइए अगर ये पॉइंट पूरा आपको क्लियर हो पाया है। ठीक है, और फिर हम चलते हैं अगले पेज पर, क्योंकि यहां बहुत इंपॉर्टेंट सी एक और बात आपको देखने को मिलेगी। कमेंटों का इशू है, लेट मी हैव टू चेक समथिंग। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया। ये कौन कह रहा है 1.5 घंटे का क्लास लूं? वह मान जाऊं। ठीक है, चलो। जौहर का मतलब मैंने बताया ना, अभी अभी तो जौहर का मतलब क्लियर किया मैंने। नहीं तो जौहर का मतलब होता है, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ जौहर। क्लियर हुई बात अब? हाँ हाँ भैया नील, कैसे हो? सूरज, क्या हाल है भाई? लाडले, हाँ, चित्ता ही कहते हैं मैं क्या? चलो कोई नहीं, ये बात आपको यहां क्लियर हो गई। मेरे ख्याल से आपको ये बात यहां पर बहुत तगड़े तरीके से क्लियर हुई होगी और बहुत स्पष्टीकरण के साथ आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजें किस तरीके से देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो पहले ये बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं? ठीक है, ठीक है, ओके, नाउ मूविंग फर्दर। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि 714 में कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम को कि तुम दाहिर की दोनों पुत्रियों को अलहजाज के पास लेकर आओ, क्योंकि अलहजाज अपने पुत्रों का विवाह उनसे करना चाहता है। अब यहां तुम समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात यहां निकल के आती है कि 714 एडी में, 714 एडी में अलहजाज मोहम्मद बिन कासिम को आदेश देता है। तो सती सती फर्क होता है, सती होने में जौहर होने में फर्क होता है। एक तो कॉन्सेप्ट होता है सती का कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट होता है जौहर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और सती एंड जौहर, जौहर देखा जाए तो ये राजघराने की प्रथा थी जौहर, और सती जो था वो आम प्रथा थी। ठीक है, चलो अब इसमें क्या होता है, सती और जौहर में क्या होता है कि अगर पति की डेथ हुई तो पति की, अगर कह सकते हैं पति के साथ, ठीक है, जो होती है चिता में ही जल जाना, चिता में ही जल जाना, जल जाना। और ये होता है पति की डेथ अलग हुई है, पति के पश्चात, पति के पश्चात प्राणों की आहुति, प्राणों की आहुति। सती जबरदस्ती कराया जाता था, जौहर शान से किया जाता था, इसमें यह फर्क है। 714 एडी में मोहम्मद बिन कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को, कासिम को दाहिर की पुत्रियों को, दाहिर की पुत्रियों को, दाहोर की पुत्रियों को पारस लाने का आदेश दिया जाता है। पारस लाने का आदेश दिया गया, आदेश दिया गया, आदेश दिया गया। कहने की बात की, कहने की बात थी क्या बेसिकली कि यहां पर कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से चल रहा था कि जो दाहिर है ना वो तो मर गया, तो उसकी जो बेटी है उनको फारस लाने का आदेश दिया गया है। तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद बिन कासिम was ordered 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 to took Dahir's daughter to Persia, Dahir's daughter to Persia, daughters to Persia, कि भाई दाहिर की पुत्रियों को लेके आना है तुम्हें पर्शिया। ठीक है, क्लियर है? जी हाँ। तो अब जैसे ही दाहिर की डॉटर्स को पर्शिया लाने की बात जो है कही गई यहां पर, तो यहां पे एक बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है जी, दाहिर की जो डॉटर है उनको पर्शिया लेकर आया जाएगा, और यहां पर एक स्पष्टीकरण के साथ बात क्लियर हो गई।
और ये स्पष्टीकरण किस प्रकार का होगा कि जैसे ही दाहिर की पुत्रियां फारस पहुंची, हाँ भाई अपूर्व, ये जो क्लास है वो स्टार्ट जल्दी हो गई थी आज। चलो, अब जैसे ही दाहिर की पुत्री, जैसे ही दाहिर की पुत्री अब जैसे ही दाहिर की पुत्री पारस पहुंची, अब जैसी दाहिर की जो पुत्री है वो फारस पहुंची, एज सुन एज दाहिर्स डॉटर, तो यहां पे मैंने बताया एज सुन एज दाहिर्स डॉटर रीच्ड पर्शिया, एज सुन एज दाहिर्स डॉटर रीच्ड पर्सिया, जैसे ये दाहिर की पुत्री जो है पर्शिया पहुंची, ये वहां पर जाके क्या कहती हैं, दाहिर की पुत्रियों ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ अभद्रता की है। तो ये क्या बात हुई? दरअसल इनको लाया जा रहा था सो दैट कि अल हजाज, फारस का राजा, अपने पुत्रों का विवाह इनसे करा पाए डिप्लोमेटिकली। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भाई ये जैसे ही वहां पहुंचती हैं, ये आरोप लगा देती है मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ तो भाई बदसलूकी की है, अब हम आपके पुत्रों से विवाह करेंगे तो बताओ इस सैनिक की बदसलूकी के पश्चात। तो उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया। तो मैं यहां यही कहना चाहता हूं कि सूर्यवती और पारमल देवी ने, सूर्यवती प्लस पारमल देवी ने कासिम पर आरोप लगाए और अल हजाज का ब्रेन वॉश कर दिया, आरोप लगाए, अक्यूज किया। ठीक है, चलो, सूर्यवती एंड पारमल देवी अक्यूज कासिम कि कासिम पर भाई लगाए गए हैं आरोप। ठीक है, चलो, तो जैसे ही कासिम पे लगाए गए हैं आरोप, यहां पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या के आदेश दे दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या कासिम खुद लेकर आया था? नहीं, कासिम खुद नहीं लाया था। ठीक है, कासिम कभी भी उनकी पुत्रियों को खुद नहीं लाया था, कासिम इंडिया में ही था। ये इंटरेस्टिंग बात है, कासिम इनकी पुत्री को खुद नहीं लेकर आया था, किसी और के हाथों भिजवाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एलिगेशंस ऑन MBK, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मैंने बताया कि कासिम इनको खुद नहीं लेके आया था, कासिम ने किसी और के माध्यम से उनको यहां पर भिजवाया था। ठीक है, चलो, तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? ऐसी परिस्थिति में यहां पर एक पॉइंट लिख लेना, इन दैट काइंड ऑफ सच सर्टेन केसेस, कुछ इस प्रकार के मामलों के कारण, मैंने ये भी बता देता हूं, कासिम खुद उनको नहीं लेकर आया, कासिम खुद फारस नहीं गया था। ठीक है, कासिम डिडंट वेंट टू फारस, पर्शिया। तो ऐसा हो सकता है कि भाई शायद इसके मन में काला हो, इसलिए वहां पे ना गया हो, है ना भाई? यही बात थी। एक बच्चा अभिषेक CDS हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। मैं तो CDS के लेवल का सिलेबस करा रहा हूं, उससे भी अधिक। आप बस ये देखो कि आप इसको याद रख पाओगे या नहीं। ठीक है, जब इस प्रकार की बात पता लगती है, इवन इस समय ना ये बहुत लोगों की निगाहों में चढ़ चुका था। किसकी में? एक तो भाई ये अल हजाज की निगाहों में चढ़ गया, अल हजाज राजा जो फारस का था उसकी निगाहों में चढ़ गया। दूसरा, इस समय खलीफा भी नया बना था सुलेमान, उसकी निगाहों में भी ये चढ़ गया। जब ये सारी की सारी बातें निकल के सामने आई तो 715 AD में, 715 AD में, ठीक है, 715 AD में अल हजाज या फिर खलीफा सुलेमान के कहने पर, खलीफा सुलेमान के कहने पर अल हजाज ने आदेश दिया, अल हजाज ने आदेश दिया। अब बड़ी बात है कि अल हजाज ने यहां पर क्या आदेश दिया? भाई अल हजाज ने यहां पर आदेश दिया है
कि कासिम को चमड़े के बैग में बंद करके हत्या करके लेके आओ। पहले जमाने में सजा दी जाती थी चमड़े के बैग में बंद करके, तो उसमें दम घुट के आदमी मर जाता था। तो यहां पर यही किया गया। 715 एडी में अल हज्जाज के आदेश पर कासिम की हत्या कर दी गई और इस प्रकार से कासिम का चैप्टर क्लोज हो गया, जैसे मैंने बताया। ठीक है, चलो। ऑन एडवाइस ऑफ सुलेमान, अल हज्जाज ऑर्डर किल कासिम, तो किल कासिम। आदेश दिया क्या कि कासिम की हत्या कर दी जाए। क्या आदेश दिया है कि कासिम की हत्या कर दी जाए, कासिम की हत्या कर दी जाए। कि हाँ भाई, कासिम की हत्या जो है वो कर दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो कासिम की हत्या कर दी गई, जी हाँ। 715 एडी में कासिम की हत्या कर दी गई और इसी पर्सपेक्टिव ने 715 एडी में कासिम की जान ले ली। कासिम वॉज किल्ड, कासिम वॉज किल्ड, कासिम वॉज किल्ड। कासिम की हत्या कर दी गई। कासिम की क्या हो जाती है भाई? कासिम वॉज किल्ड, कासिम की हत्या, कासिम की हत्या कर दी गई, कासिम की हत्या कर दी गई। कासिम की हत्या यहां पर कर दी गई है। क्या कर दी गई भैया? कासिम की हत्या यहां पर कर दी गई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सी बात है, काफी लॉजिकल सी बात है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, है ना। चलिए, अब अगर ये बात आपको समझ में आई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आधी क्लास में हो गया, अरे कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। ठीक है, इतना ये बताओ कि ये समझ में आया नहीं आया। अब अरब आक्रमण के कारण भारत की संस्कृति पे बहुत सारा प्रभाव पड़ा। अब हम उस प्रभाव को पढ़ेंगे कि आखिरकार कैसे इतना प्रभाव भारत पर पड़ा है, उसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फटाफट से। अच्छा, तुम्हें वो बप्पा रावल जी का नाम सुने हैं आप? ठीक है, चलिए। बप्पा रावल जी का नाम सुना है आपने? तो जो बप्पा रावल हैं, उनके मम्मी पापा जो थे, उनकी भी डेथ जो हुई थी वो इसी कासिम के अटैक में हुई थी। उसके बाद जो बप्पा रावल जी ने सिस्टम हैंग करा था वो अलग लेवल पर करा था। और किंग बप्पा रावल कोई आम आदमी नहीं थे। जो रावलपिंडी आप देखते हो ना, रावलपिंडी पाकिस्तान, वो उन्होंने ही बचाया था। जलवा था। मेवाड़ देखा है राजस्थान का? तो राजस्थान का जो मेवाड़ है वो बेसिकली किसकी देन है? बप्पा रावल जी की। तो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, याद रखें। तो इस तरीके से पूरा जो माहौल है वो हमारे सामने क्लियर हो पाया। अरे अनुज पूछ रहा है ज्योग्राफी की क्लास क्यों नहीं हो रही? अरे मैं बोलता हूं ज्योग्राफी की क्लास हो जाएगी, टेंशन मत लो। सर आपने कल यूट्यूब पे क्या मस्त शायरी बोली थी, आए है अपूर्व का कहना है। अपूर्व मैं आपको बस एक ही बात बताना चाहूंगा कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, और ये मानो मतलब से बात नहीं करते। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा, ये प्यारी बातें तेरे लिए है, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। ठीक है। ले भाई दूसरी, अब बढ़िया है। ठीक है, चलिए, चलो नेक्स्ट ऑन। ठीक है, चलो। हाँ मैं कभी नहीं जा पाया मेवाड़, मैं जरूर जाऊंगा मेवाड़। ठीक है, चलो। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो बचे हुए हमारे पॉइंटर्स हैं उनको हम कलेक्ट अप यहां पर करते हैं। यहां पर मैंने आपको काफी चीजों को क्लियर करने की कोशिश की, अब हम बाकी चीजों को भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि भारत पर अरब आक्रमण का प्रभाव। ठीक है, भारत पर अरब आक्रमण का प्रभाव, अरब आक्रमण का प्रभाव, आक्रमण का प्रभाव। ठीक है, चलो, भारत पर अरब आक्रमण का प्रभाव। तो अरब इन्वेड, अरब इन्वेड, अरब इन्वेड, अरब इन्वेड, इंपैक्ट ऑन इंडिया।
इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो बहुत सारे प्रभाव आपको देखने को मिले। ठीक है, अब कौन कौन से प्रभाव आपको देखने को मिले वो प्रभाव समझिए। पहला पॉइंट, सबसे पहले भारत में पहली बार लोगों पर जजिया लगाया गया। क्या करा गया? भारत में पहली बार लोगों पर जजिया लगाया गया। भारत में पहली बार जजिया लगाया गया। ठीक है, लोगों पर जजिया कर लगाया गया। जजिया कर लगाया गया, जजिया कर लगाया गया। तो कहने की बात क्या थी कि जजिया जो टैक्स था उसको इंपोज कर दिया गया है। तो जजिया टैक्स जजिया टैक्स जजिया टैक्स imposed for the first time on India. Jizya tax imposed for the first time. Imposed for the first time. For the first time on India. भारत में पहली बार जो जजिया टैक्स है ना वो उसको इंपोज किया गया है। अब व्हाट इज जजिया टैक्स? अब जजिया टैक्स है क्या? व्हाट इज जजिया? अब जजिया टैक्स है क्या? जजिया, अब हम जजिया की बात कर लेते हैं। जजिया होता है बेसिकली एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स। एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स होता है। कैसा टैक्स होता है भाई? रिलीजियस टैक्स है, एक प्रकार का धार्मिक कर है। कैसा है? धार्मिक कर है। थैंक यू भाई, थैंक यू। एक प्रकार का क्या है? धार्मिक कर है ये। एक प्रकार का धार्मिक कर है ये, रिलीजियस टैक्स है। ठीक है सर जी, क्लियर बात हुई? हाँ जी। अब इसमें क्या था कि भाई इसका क्या रेट था? ठीक है, ये किससे लिया जाता था, मतलब किन से लिया जाता था ये? सर इसमें कुछ लोगों को छूट प्राप्त थी। छूट प्राप्त थी कहने का मतलब है कुछ एक्सेम्प्टेड थे। एक्सेम्प्टेड पर्संस आपको कुछ लोग देखने को मिलेंगे, जैसे महिलाओं से नहीं लिया जाता था। ठीक है, और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। महिलाएं, ब्राह्मण, इनसे ये कर नहीं लिया जाता था। महिलाएं हुई, ब्राह्मण हुए, विकलांग हुए, विकलांग, वृद्ध, इन लोगों से यही नहीं लिया जाता था, और अनाथ लोगों से भी नहीं लिया जाता था। तो कहने की मतलब है दिस टैक्स वॉज एक्सेम्प्टेड ऑन वुमेन। ठीक है, ब्राह्मण्स, हैंडीकैप्स, हैंडीकैप्ड, और वृद्ध, यानी आप कह सकते हैं वृद्ध हैं, ओल्ड्स, ओल्ड एजेस, या ऑर्फनेज, ऑर्फन्स। तो इन लोगों से ये जो कर है वो नहीं लिया जाता था। इन लोगों से कह दिया जाता था कि भाई ये कर आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें आपको कुछ यहां पर देखने को मिली हैं। अब यही इस बात का हम स्पष्टीकरण करते हैं कि हाँ जी, महिलाएं, ब्राह्मण, विकलांग, वृद्धों से तो भले ही नहीं लिया जाता था, पर इसके बारे में थोड़ा सा बात आपको और जो है समझनी होगी। बताइए कि जजिया कर का रेट क्या होता था? रेट क्या है इसका? रेट, रेट बताइए सर, इसका रेट क्या होता था? चलिए, अगर मैं इसके रेट की बात करूं कि किस प्रकार से ये रेट लिया जाता था, इसका रेट यानी दर क्या थी इसकी, तो भाई ये लिया जाता लगभग 50% से लेकर 66.66%। कहने की बात क्या हुई? 1/2 से लेकर 2/3 हिस्से लिए जाते थे। तो बहुत हैवी रेट बेसिकली था। ठीक है, चलिए सर, विधवा महिला से भी नहीं लिया जाता था। तो महिला में तो महिला आ गया ना भाई, विधवा महिला सभी आ जाएंगे उसमें। तो इसमें एक ना बहुत बड़ा लॉजिक बनता है कि ब्राह्मणों से क्यों नहीं लिया जाता था। तो भाई इसका ना लॉजिक क्लियर नहीं होता, स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण्स थे उनके जो संबंध थे अरबों के साथ वो ठीक थे। बट ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव हो पाता तो भाई बैटल ही क्यों होता, क्योंकि दाहिर तो खुद ब्राह्मण डायनेस्टी से था। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ बातें होती हैं। अच्छा, मैंने ये बात आपको क्लियर की। इसके अलावा भारत में बहुत सारी चीजें हैं जो अरबों की देन कंसीडर की जाती हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अरबों की देन कंसीडर की जाती हैं। भारत में अरबों की देन, भारत में अरबों की देन। ठीक है, चलो
ठीक है, तो अरब, बेसिकली अरब इन्फ्लुएंस की हम बात करते हैं, अरब इन्फ्लुएंस। बहुत सारी चीजें आपको अरब इन्फ्लुएंस के तौर पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले दिरहम नाम की मुद्रा, जो दिरहम नाम की मुद्रा है वो यहीं से आई है। दिरहम करेंसी, जो दिरहम करेंसी भारत के अंदर आई है वो कहां से आई है? यहीं से आई है, दिरहम। दिरहम। अच्छा, देखते हो आप भारत के अंदर खजूर देखते हो, खजूर खाई है, डेट्स, तो वो भी डेट्स यानी बेसिकली खजूर, वो भी यहीं से आई है। खजूर, डेट्स अर्थात जो खजूर हैं वो भी भाई यहीं से आई हैं। और मानसून शब्द जो है वो भी यहीं से आया, मॉनसून वर्ड। जो मॉनसून वर्ड है, मानसून शब्द, ये भी यहीं से आया है। मानसून शब्द ये भी यहीं से आया है। मानचित्र का पहला प्रयोग अरेबियन लोग करते थे, मानचित्र का प्रयोग, एटलस यूजेज, एटलस का यूजेज, एटलस का यूजेज यानी मानचित्र का प्रयोग, मानचित्र का प्रयोग भी यहां किया जाता है। ठीक है, मानचित्र का प्रयोग भी यहां किया जाता है। ठीक है, और बाकी इसमें देखेंगे आप, मानचित्र का प्रयोग हो गया, दिरहम करेंसी होगी, खजूर हो गए, मानसून शब्द हो गए, मानचित्र का प्रयोग हो गया। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे अरबों की देन में ही। ठीक है सर, जो हमारे यहाँ बेवकूफ होता है उसको खजूर बोलते हैं। बेटा तू चुप हो जा, ठीक है। अच्छा, ऊंट, ऊंट पालन, भारत में जो ऊंट का पालन है वो भी यहीं से शुरू हुआ, ऊंट पालन। ठीक है, तो कैमल हस्बेंड्री, कैमल हस्बेंड्री। ठीक है, और जो है आप यहां पर एक चीज और देखते हैं, जो अरबी घोड़े हैं वो भी यहीं से जो है भारत के अंदर आए, अरेबियन हॉर्स, अरबी घोड़े, अरेबियन हॉर्स, अरेबियन हॉर्सेस, वो भी यहीं से भारत के अंदर एंट्री लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको देखने को मिलती है भारत में कि अरबों की डायरेक्टली देन क्या थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत की संस्कृति पर अरबों का क्या प्रभाव पड़ा। तो अब हम कल्चरल इंपैक्ट की बात करेंगे अगले पेज पर, और वो फाइनल हो जाएगी आज की क्लास फिर। ठीक है, बताओ कैसे हो आप? मजा चल रहा है ना, खुल के खेल रहे हो ना? सुबह सुबह इतना टाइम आप निकालो जिससे कि आपकी हिस्ट्री की तैयारी बहुत तगड़ी जो है होती रहे। टेंशन मतलब, हल्ला बोल तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये चीज तो आपको यहां देखने को मिलती ही मिलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, चलो सर, हमें भी कई लोग खजूर बोलते हैं। भैया यार, अनिल मान जा, यहां ध्यान दो तुम। ठीक है, यहां देखो, इसके पश्चात क्या होता है मैटर। भारत में या भारतीय संस्कृति पर, संस्कृति पर अरबी प्रभाव, अरबी इंपैक्ट ऑन, अरेबियन इंपैक्ट ऑन, अरेबियन इंपैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। अब इंडियन कल्चर के ऊपर जो अरबी प्रभाव है वो क्या है। ठीक है, चलिए, कि इन सब का जिक्र हमें कहां देखने को मिलता है। जैसे अब एक बालक ने पूछ ही लिया, पवन ने, इन सब का जिक्र हमें कहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो कहने की बात यह है कि जितना भी अरेबियन अटैक है संपूर्ण रूप से वो हमें एक पुस्तक में देखने को मिलता है। ठीक है, अरबी आक्रमण व प्रभाव, अरब आक्रमण व प्रभाव, शचनामा पुस्तक में देखने को मिलता है। शचनामा पुस्तक में देखने को मिलता है, शचनामा पुस्तक में है। चचनामा पुस्तक में है, किसमें है जी? चचनामा में, शचनामा। अब बड़ी बात आती है कि ये जो चचनामा बुक है, ये बुक लिखी किसने है, राइटर कौन है, इन सब के बारे में जिक्र होता है। भाई, चचनामा बुक का नाम चचनामा क्यों पड़ा? दरअसल ये दाहिर के पिता के नाम पर है। दाहिर है ना, दाहिर, तो दाहिर के पिता का नाम भी चच ही था।
जो दाहिर के पिता थे, दाहिर के पिता, उनका नाम क्या था? चच। दाहिर के पिता का नाम क्या था? चच था, चच। तो उन्हीं के नाम से बेसिकली ये क्या बनती है? चच नामा, यानी चच की फैमिली का वर्णन। द डिस्कशन अबाउट द फैमिली ऑफ द चच। चच वॉज द फादर ऑफ दाहिर। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो चचनामा पुस्तक के लेखक अज्ञात हैं। इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं, लेखक अज्ञात हैं, किसी को नहीं पता इसके लेखक कौन है। अननोन राइटर हैं इसके, अननोन राइटर इसके हैं। बट हाँ, चचनामा पुस्तक के ट्रांसलेटर बहुत सारे हैं। तो मैं 2 ट्रांसलेटर्स का नाम लिखवा देता हूं। ट्रांसलेटर, तो भाई ट्रांसलेटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रांसलेटर में पहले आपको देखने को मिलते हैं कि जी अरबी में इसको किसने लिखा? अरबी, अरेबियन में। ठीक है, चलो ठीक है। सरल अरबी में, सरल अरबी में, सिंप्लीफाइड, क्योंकि ये पहले अरबी में ही लिखी हुई थी, अरबी में ही ये लिखी हुई थी। सिंप्लीफाइड अरबी में इसको किसने लिखा? ओरिजिनली किस में थी? ओरिजिनली अरबी में ही थी। ठीक है, याद रखना। तो सिंप्लीफाइड इसीलिए वजह से लिख रहा हूं। फिर पूछा जाता है फारसी में किसने लिखा, तो फारसी वाला भी अलग हम लिखेंगे। फारसी यानी पर्शियन में इसको किसने लिखा? तो कहने की बात ये हुई कि अरेबियन की अगर मैं पूछूं कि भाई अरबी भाषा में इसको किसने जो है लिखा है बेसिकली, तो भैया अरबी भाषा में जो इसको लिखने का काम किया गया है ना, वो किया गया अली अहमद के द्वारा, अली अहमद के द्वारा। और यहां किया गया अबू बकर कुफी ने, अबू बकर कुफी के द्वारा किया गया है। कुफी, कुफी नाम से बड़ा फेमस है ये व्यक्ति। 13वीं शताब्दी में कुफी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो तो भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम यहां देखने को मिलता है। सांस्कृतिक प्रभाव इसमें लिखा कि कई किताबों का अनुवाद हुआ, कई किताबों का अनुवाद हुआ, का अनुवाद हुआ। अनुवाद यानी बेसिकली ट्रांसलेशन, यहां पर बहुत सारी किताब की हुई है, ट्रांसलेशन हुई है भाई बहुत सारी किताबों की। और वो ट्रांसलेशन किस तरीके से हुई है वो समझिए। जैसे आप ये एक पुस्तक देखते हैं, पंचतंत्र बुक देखी है, हाँ, उसका ट्रांसलेशन यहीं पर हुआ था। ठीक है, चलो। हाँ भाई, ये तो जो आप बोल रहे हैं वही तो बता रहा हूं। क्या हुआ है? अब यहां देखिए, कहते हैं जैसे आपने देखी होगी किताब पंचतंत्र, पंचतंत्र बुक आपने देखी होगी, पंचतंत्र, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो किताब है वो कौन सी की है सर? ये 4वीं शताब्दी है, 4th शताब्दी की है, वो सेंचुरी की, 4th सेंचुरी की वो बेसिकली बुक है। और ये गुप्ता डायनेस्टी के समय की, गुप्त समय की है, ये गुप्त साम्राज्य की है। और गुप्त साम्राज्य में एक लेखक हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? विष्णु शर्मा, उनके द्वारा लिखी गई है। विष्णु शर्मा की बुक बेसिकली है, ये है। ठीक है, शर्माओं में मुझे 2 ही पसंद है, या तो विष्णु शर्मा है, मासूम शर्मा। ठीक है और भी बहुत शर्मा है। ठीक है, और एक बहुत क्लासी शर्मा जी है। ठीक है, खैर यहां पर ये समझे पंचतंत्र के बारे में, विष्णु शर्मा आपको देखने को मिल जाएंगे, गुप्त साम्राज्य के। ये राइटर थे, इसके रियल राइटर, ये है इसके रियल राइटर। लेकिन बाद में इसको अनुवादित किया गया, फारसी में इसका अनुवाद किया गया बाद में, या अरबी में अनुवाद हुआ, अरबी अनुवाद, इसका अरबी अनुवाद हुआ। किसने किया था? इब्न अल मकफ्फा ने किया था, इब्न अल मकफ्फा। इब्न अल मकफ्फा, इब्न अल मकफ्फा, 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 इब्न अल मकफ्फा के द्वारा ये जो ट्रांसलेशन है वो बेसिकली किया गया था, है ना। और ये अरबी अनुवाद था एक तरीके का, कैसा? अरेबियन अनुवाद था। अन्य बुक भी हैं आपकी, अन्य बुक भी हैं, अन्य पुस्तक भी हैं जिनका बेसिकली यहां पर अनुवाद आपको जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ठीक है, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता, संहिता, सुश्रुत संहिता आपको देखने को मिलेगी। चरक संहिता, चरक संहिता, इसका भी अनुवाद किया गया है। ठीक है, चरक संहिता। और जो बुक आपको देखने को मिलती है, क्या नाम था उसका? ये ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, चलो, या सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। और एक किताब और देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए,
एक किताब और आपको देखने को मिलती है, ब्रह्म सिद्धांत। अल्फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत का ट्रांसलेशन किया था। ये एक फैक्ट के तौर पर आपको देखने को मिलती है, नोट। अल्फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत का ट्रांसलेशन किया। ब्रह्म सिद्धांत का ट्रांसलेशन किया। ब्रह्म सिद्धांत का ट्रांसलेशन किया। सिद्धांत का अनुवाद किया। अनुवाद किया, बेसिकली ट्रांसलेशन किया। दैट मीन्स ट्रांसलेशन किया। तो ब्रह्म सिद्धांत वॉज ट्रांसलेटेड। इस प्रकार से ब्रह्म सिद्धांत जो है ट्रांसलेटेड हुई थी। ठीक है, थैंक यू अपूर्व। ठीक है, तो भाई ये चीजें कुछ इस प्रकार से देखने को मिली है। ये अरबी संस्कृति का भारतीय प्रभाव है। अच्छा, इसके बारे में चर्चा कुछ इस प्रकार की डिजिटल स्लाइड्स पर भी की गई है। ठीक है, कि भारत में इस्लाम का उद्भव, अरब संस्कृति, व्यापार का आदान प्रदान, जजिया नामक कर, ऊंट पालन, खजूर केसी, दिरहम नामक मुद्रा, आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र। ठीक है, अरबी में अनुवादक या अल्फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत का यहां पर विघटन किया। ठीक है, चलो, तो ये सब की सब बातें जो है मैंने यहां पर स्पष्ट करने की कोशिश की। तो यहां पे आके आपका जो पहला चैप्टर है वो भाई यहां पे होता है क्लोज। तो यहां पर आपका पहला चैप्टर क्लोज हो रहा है, यानी अरब अटैक जो है अब यहां पर हो रहा है क्लोज। इसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे टर्किश अटैक। कल की क्लास में हम टर्किश अटैक को स्टार्ट करेंगे और उसके पश्चात जैसे यूनिट पूरी होगी तो हम इसके क्वेश्चंस आपको लगवा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। कैसा लगा फटाफट बताइए, बढ़िया मजे आए? ठीक है, ये इस तरीके से कुछ रहा। आप बताइए, अब जिसको कोई इशू है वो बता दो। ठीक है, आपके पास आराम से समय है, फटाफट बताओ। पहले बच्चे का कहना है सर अर्थशास्त्र शुरू कर दीजिए। पवन बहुत जल्दी भाई, अभी टाइम स्लॉट ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ही वो अलाउ होगा मैं तुरंत अर्थशास्त्र भी शुरू कर दूंगा। दूसरा सर एमपी कब आएंगे? भाई बहुत जल्दी मैं मध्य प्रदेश जरूर आऊंगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं मध्य प्रदेश आ पाऊं। ठीक है, चलो, बाकी आप 3 बजे जिसका भी रेलवे का एग्जाम है 3 बजे आओ, जीत राणा जीएस नाम के यूट्यूब चैनल पे, वहां मिलते हैं फिर। हैं अभी 11 बजे मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस क्लास में सुपर 5000 बैच में। ठीक है, 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।